अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फात शहबाज खान। क्या नेशनल प्रेस क्लब वाक़े के जिम्मेदारों को सजा मिलेगी? क्या माफिया मांगना इस बात की जमानत है कि मुस्तकबिल में सहाफियों पर तशद्दुद नहीं किया जाएगा? वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 180 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 158 से 152 नंबर पर आ गया। क्या इसकी वजह मीडिया पर हुकूमती पाबंदियां हैं? पीका एक्ट के तहत मुल्क भर में 372 मुकदमा दर्ज किए गए। क्या यह आज़ादी इज़हार राय के हक पर कदगन नहीं? गुज़श्ता एक साल में 7 पाकिस्तानी सहाफ़ी कत्ल किए जा चुके हैं। हुकूमत ने कातिलों को कानून के कटहरे में लाने के लिए क्या इक़दाम किए? और वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जॉइंट एक्शन कमेटी की 12 नशिस्तें ख़त्म और वज़रा की तादाद कम करने के मुतालबात से मुतल्लिक क्या सोच रखती है और यह मामला कब तक हल हो जाएगा? हुक्मरानों की नाक तले गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद की पुलिस ने सहाफ़ियों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद वफाकी वज़रा इस मावरा आइन और गैर कानूनी अमल पर माफिया मांगते फिर रहे हैं। जबकि सहाफ़ियों पर तशद्दुद के खिलाफ आज सहाफ़ियों ने कौमी असम्बली की कार्रवाई का बाइकआउट भी किया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने आज एक बार फिर नेशनल प्रेस क्लब के वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस मामले पर एक्शन लिया जाएगा। कल जो वाक़या हुआ है उस पे फौरी तौर पे वज़ीर दाखिला के कहने पे मैं प्रेस क्लब गया और गैर मशरूत माफ़ी मांगी। प्रेस के तमाम दोस्तों को यकीन दिलाता हूँ कि वज़ारत दाखिला की तरफ से, वज़ीर दाखिला की तरफ से, वज़ीर इत्तलात भी ऑन बोर्ड थे, इसी तरह हुकूमत की तरफ से हम बिल्कुल क्लियर हैं और कल के वाक़े पर अफसोस, मज़म्मत और उसके बाद माफ़ी, गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। और हम समझते हैं कि आइंदा इस वाक़े सोच भी नहीं सकते कि इस तरह का वाक़या दोबारा हो। इसके तदारक के लिए जो प्रेस क्लब और आपके जितनी भी तंजीमें हैं उसकी जो गाइडलाइंस होंगी, वज़ीर दाखिला ने कहा है कि उसके मुताबिक इसको हल कर दिया जाएगा और इक़दाम किए जाएंगे। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में पुलिस ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के मुजाहरे की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया और क्लब में दाखिल होकर सहाफ़ियों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, कैमरे तोड़े और इमारत में तोड़फोड़ की। जिसके बाद तलाल चौधरी ने नेशनल प्रेस क्लब का दौरा किया और सहाफ़ियों से गैर मशरूत माफ़ी मांगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए इंसाफ और कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, जबकि तारिक फजल चौधरी ने एक्स पर इस वाक़े की मज़म्मत की और कहा कि मुल्क भर की सहाफ़ी तंजीमों और प्रेस क्लब्स ने नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस के धावे की मज़म्मत की और इसे दहशतगर्दी करार दिया। CPNE, PFUJ और दीगर तंजीमों ने अपने मुश्तरका एलामिया में कहा कि यह वाक़या सहाफ़ियों के खिलाफ तवातर से जारी कार्रवाइयों का तसलसल है। पीका एक्ट के तहत सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात कायम किए गए, जिसने सहाफ़ी तंजीमों के खदशात को दुरुस्त साबित किया। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा कि बुरी से बुरी डिक्टेटरशिप में भी सहाफ़ियों से ऐसा रवैया नहीं रखा गया। अगर कोई मतलूब शख्स था तो पुलिस को प्रेस क्लब इंतजामिया से रब्ता करना चाहिए था। इस मामले पर वो ऐसी तहरीक चलाएंगे कि दोबारा ऐसी नौबत नहीं आएगी। जो फोटोग्राफर और वीडियो जर्नलिस्ट यहाँ मौजूद था उनको लटाकर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। जज्बा कंट्रोल में रखें, इंशाल्लाह ताला ये इसकी नौबत आएगी जब हम कॉल देंगे और ये होगा इंशाल्लाह ताला। आप ये भाई बात मैं कर रहा हूँ या आपको सियासत करनी है तो कोई और जगह जा कर ले। आप नहीं बात कर रहे हैं, आप प्रोग्राम खराब करने के लिए आए हैं या प्रोग्राम देखने के लिए आए हैं? किसी को नहीं बोला। पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक कई कवानीन हैं, जिनमें प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स एक्ट 2021 मौजूद है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, लेबर और सोशल सिक्योरिटी कवानीन के अलावा आर्टिकल 19 और 19A मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में सहाफ़ी गैर महफूज हैं और इन्हें तशद्दुद के अलावा मौत का सामना भी करना पड़ता है। जून 2025 में काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स ने मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक 3 मई 2024 से 3 मई 2025 के एक साल के दौरान पाकिस्तान में 7 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया, जबकि पूरी दुनिया में 15 सहाफ़ियों को मौत की घाट उतार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 180 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर आज़ादी सहाफ़त में 158 से 152 पर आ गया। सहाफ़त के आलमी दिन 3 मई 2025 को गैर सरकारी आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने
अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान में सहाफत और आज़ादी इज़हार राय दोनों ही मुश्किलात और पाबंदियों की जद में हैं। गुज़श्ता महीने सितंबर में सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात के इजलास में वजारत दाखिला के हुक्काम ने बताया कि पीका एक्ट के तहत मुल्क भर में 372 मुकदमा दर्ज किए गए, जिनमें पंजाब में 268, खैबर पख्तूनख्वा में 47, सिंध में 21, इस्लामाबाद में 19, आज़ाद कश्मीर में 10 और बलूचिस्तान में 7 मुकदमा कायम किए गए। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि सूबे पीका एक्ट के तहत अब मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। इसी हवाले से बात करने के लिए वजीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, जानना मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक तो पाकिस्तान में जो आज़ादी इज़हार राय का इंडेक्स था वो 158 से गिरकर 152 पे आ गया था। 158 180 मुमालिक के हिसाब से। अब कल जो प्रेस क्लब के वाक़यात हुए, अब ये दोबारा जब इंडेक्स आएगा तो ये तो और गिरावट का शिकार फिर हो जाएगा। तो इसकी वजह आप क्या देखते हैं? माइंडसेट ताकत से गवर्नमेंट जब चीज़ों को देखती है तो यही नतीजा फिर निकलता है या कुछ और वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था और मैं समझता हूँ इस तमाम तर वाक़े के ऊपर ऑलरेडी रिपोर्ट जो है IG साहब से तलब कर ली है वज़ीर दाखिला ने, और कल वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला वो वहाँ पे गए, मौके पे बर वक्त पहुँचे, उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलजी भी की, गैर मशरूत माफ़ी मांगी। और आज भी हमारी जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन है, क्योंकि नेशनल असम्बली के अंदर उन्होंने बॉयकॉट किया तो मैं ख़ुद भी वहाँ पे मौजूद था, उनके साथ हमारी बातचीत हुई। बिल्कुल हम इस चीज़ को एड्रेस करेंगे और ये इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लिया जा रहा। मुकम्मल आज़ादी इज़हार राय पे जो है वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न मौजूद है और बिल्कुल उसको एक्सरसाइज रिपोर्टर्स भी कर रहे हैं, दीगर लोग भी कर रहे हैं, किसी को मना नहीं किया जा रहा विद इन द लीगल फ्रेमवर्क या विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। जो वहाँ पे प्रोटेस्टर्स बाहर मौजूद थे, जो नेशनल प्रेस क्लब के अंदर जो घुसे, जो एहलकार उनका पीछा करते हुए वहाँ पे घुसे, बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी और उनके ख़िलाफ़ कानूनी एक्शन होगा। इस चीज़ को बिल्कुल अगर ये कोई समझता है कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी और उनको बिल्कुल स्कॉट फ्री जाने दिया जाएगा, तो मैं ये समझता हूँ बिल्कुल एक गलत तासुर है और बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए। आपका नेशनल प्रेस क्लब वो हमारा अपना घर है और हम बिल्कुल सहाफ़ियों के बग़ैर, पार्लियामेंट भी इनकम्प्लीट है और दीगर जो सतून है रियासत के वो भी इनकम्प्लीट हैं। तो बिल्कुल हम सहाफ़ियों के साथ कल भी खड़े थे और हम आज भी सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं और उनके हकूक़ के लिए हुकूमत को अपने शाना बशाना पाएंगे। अच्छा मलिक साहब, वहाँ चूँकि जो पुलिस वाले बेदरेग वहाँ जर्नलिस्टों को मार रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे, कुर्सियाँ चला रहे थे, वहाँ जो हाथ में आ रहा था वो दे रहे थे, मार रहे थे उन्हें, वहाँ उन्हें पता था कि CCTV भी इंस्टॉल्ड है। दूसरा, उन्हें यह भी पता था कि बहुत सारे कैमरामैन जो हैं ड्यूटी पे वहाँ फौरी तौर पर कैमरे लिए खड़े हैं, जो फुटेजेस बना रहे थे उन्हें भी तशद्दुद का सामना था। उन्हें जब पता था कि एविडेंस कलेक्शन साथ साथ हो रही है, इसके बावजूद भी उनका गुरेज ना करना और बेदरेग ताकत का इस्तेमाल करना, ये वो रवायत है जो अपोजिशन कहती है कि हमारे घरों में चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस था उसे पैमाल किया गया और हुकूमत ने हमें दीवार से भी लगाया। यही रेप्लिका कल प्रेस क्लब में नजर आया। तो गवर्नमेंट ने सर फिर ठान लिया है कि वो ताकत के इस्तेमाल से चीज़ों को लेके चलेगी। आपकी माजरत जो है वो अपनी जगह, हम जो इमेजेस इंटरनेशनली गए हैं, जो फुटेजेस चली हैं, उनकी बात कर रहे हैं सर। देखिए, एक बड़ा वैलिड कंसर्न है और ये जो एहलकार थे, जो 4-5 एहलकार मैंने मुख्तलिफ वीडियोज़ में भी नज़र आ रहे हैं, जो अंदर घुसे, जिन्होंने धावा बोला और वहाँ पे जाके ना आओ देखा ना ताओ देखा। देखें, इंक्वायरी ऑलरेडी ऑर्डर हो चुकी है और ऑलरेडी ऑन गोइंग है। इस चीज़ से तो बिल्कुल इख्तलाफ नहीं है और इस चीज़ से तो बिल्कुल नज़र नहीं चुराई जा सकती कि इंक्वायरी उनके ख़िलाफ़ हो रही है और जो कुछ हुआ वो बिल्कुल आउट इन दी ओपन है। वो तमाम तर एविडेंसेस जिनका आपने जिक्र किया कि एविडेंस कलेक्शन ऑन स्पॉट हो रही थी, जाए वकूआ पे हो रही थी, तमाम तर जो हरकत सकनात थी उनकी वो रिकॉर्ड हो रही थी CCTV कैमरे के थ्रू भी और वहाँ पे जो रिपोर्टर्स मौजूद थे उसके थ्रू भी। तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन होगा और कानून हरकत में आएगा और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये तो बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा रहा और हुकूमत बिल्कुल जो है बज़ोर बाजू जो है वो कोई चीज़ नहीं कर रही। हुकूमत बिल्कुल इदराक रखती है इस तमाम तर मामले के ऊपर, बड़ी संजीदगी से आगे बढ़ रही है। आपकी जो नेशनल प्रेस क्लब की जो एसोसिएशन भी है उसके साथ भी
उनके प्रेसिडेंट के साथ भी, उनके सेक्रेटरी जनरल के साथ भी जो है बातचीत हुई है और जो आपकी फॉर्मल डिमांड्स होंगी। और आज पार्लियामेंट में भी यही बात हुई। जब मीडिया गैलरी में मीडिया ने बॉयकॉट किया तो हमने उनसे बिल्कुल वहाँ पे जाके बात की। उन्होंने कहा अभी फॉर्मली हमने अपनी जो गुजारिशात हैं या डिमांड्स हैं वो हमने नहीं रखी, तो जब हम अपने सामने आपके सामने लेके आएंगे तमाम तर चीज़ें तो फिर हम आपको बताएंगे कि क्या मामला हैं और क्या क्या हमारे एक्शन पॉइंट्स हैं और हम क्या क्या चीज़ें ग्रीवियंस का जो रिड्रेस है वो किस हवाले से चाहते हैं और किस तरह चाहते हैं। अच्छा मलिक साहब, गुज़श्ता माह भी सेनेट की जो कायमा कमेटी इतलात बराए नशरियात है उसमें भी पीका एक्ट के तहत मुल्क भर में जो मजमूई तौर पर 372 मुकदमात जो कायम किए गए उनकी डिटेल सामने आई। फिर और वजारत दाखिला ने यह भी बताया कि पीका एक्ट के तहत पंजाब में सिर्फ 268, KPK में 47, इसी तरह सिंध में 21, इस्लामाबाद में 19 और आज़ाद कश्मीर में 10 मुकदमात कायम किए गए और बलूचिस्तान में 7 मुकदमात कायम हुए। और अगर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है उसका डाटा आप देखें तो उन्होंने तकरीबन 1214 मुकदमात कायम किए और 10 सहाफ़ी भी उसकी जद में आए। अब मुद्दा सर ये है कि गवर्नमेंट ने जब पीका एक्ट इम्पोज किया और बहुत सारी जगहों पे आप केस टू केस स्टडी जब करेंगे तो प्रोसिक्यूशन में बहुत सारे मसाइल सामने आए, तो पुलिस फोर्सेस तक भी शायद यही इमेज ट्रैवल किया कि हुकूमत सख्ती के साथ निपटना चाहती है, डंडे के साथ निपटना चाहती है। वही रेप्लिका फिर कल हमें नजर आया। इस सवाल की जो अंडरस्टैंडिंग है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, गवर्नमेंट में और पुलिस में यही है जो हम पूछ रहे हैं या इसके बरक्स है और ये मिसहैप हो गया? देखिए बिल्कुल ये इससे बरक्स है और ये मिसहैप हुआ है। मैं बसद एहतराम आपने जिस तरह कहा कि गवर्नमेंट ने पीका एक्ट जो है वो इम्पोज किया, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। गवर्नमेंट ने लेजिस्लेट किया और गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट के कंसर्न्स थे और पूरी दुनिया में ये कंसर्न्स पाए जाते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में ये कंसर्न्स नहीं हैं और पूरी दुनिया में ये तमाम तर चीज़ें रेगुलेट हो रही हैं। फेक न्यूज़, फॉल्स न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, ये तमाम तर ऐसी तल्ख हकीकतें हैं जो आपकी सोसाइटी में पाई जाती हैं एंड वर्ल्ड ओवर पाई जाती हैं। बरतानिया देख लें, अमेरिका देख लें, यूरोपियन ममालिक देख लें, एशियन ममालिक देख लें, वो सब जो हैं फेक न्यूज़, फॉल्स न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन को कर्ब करने के हवाले से वो लेजिस्लेशन अपने अपने तय कर रहे हैं, अपने अपने तय रेगुलेशंस जो हैं वो अमल में ला रहे हैं। हमने भी उसी हवाले से देखें हमारी नीयत में खोट नहीं था, हमारी नीयत साफ़ थी और हमने बिल्कुल उस वक़्त भी ये कहा और मैं आज भी कहता हूँ कि वो सहाफ़ी जो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज़म करता है और बिल्कुल व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए, बाकी दीगर जो उसके साथ एसोसिएटेड चीज़ें हैं उनके लिए नहीं, लेकिन एक ज़िम्मेदार सहाफ़ी होने के नाते वो ख़बर की तस्दीक, ख़बर की सोर्स, ख़बर के जो अंदर सदाकत है, वो तमाम तर चीज़ें अगर उसी तरह हैं तो फिर उसकी सैंक्टिटी को जो है इंश्योर अगर किया जाए तो मैं समझता हूँ फिर किसी सहाफ़ी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। हाँ, हर प्रोफेशन में, जिस तरह इवन कि मैं वकील हूँ और मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारे प्रोफेशन में भी कई ऐसे लोग होते हैं, इसी तरह हर प्रोफेशन में ऐसे लोग हैं जो उस प्रोफेशन का नाम ख़राब करना चाहते हैं। तो मेरी बात का बुरा ना मनाइएगा, लेकिन मैं बसद एहतराम ये आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारी सोच, हमारी नीयत जो थी वो पॉजिटिव थी और मुस्बत थी और हमने इसी हवाले से वो लेजिस्लेशन लेके आए और हमने वहाँ पे कहा कि ये सहाफ़ियों को टारगेट करने के लिए नहीं है, ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करने के लिए नहीं है, ये एक्टिविस्ट को टारगेट करने के लिए नहीं है, ये उन लोगों को जो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, एक ऐसा माहौल बना देते हैं एनार्की का, एक ऐसी गलत ख़बर फैलाने का। और फिर उसके साथ आपने देखा एक वकूआ तो आपके सामने है, आपको ख़ुद पता है कि वो तमाम तर जो लाहौर का वकूआ हुआ फिर आखिर में फ़ेक न्यूज़ निकली, उससे कितना बड़ा एक जो है माशरे में एक ऐसी हलचल पैदा कर दी, एक ऐसी हसासियत पैदा कर दी, एक ऐसा एनार्किस्ट सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो गई कि बिल्कुल इसको देखना चाहिए। और इस हवाले से कि एक झूठी खबर जिसपे ट्वीट, फिर रीट्वीट, फिर उसको आगे फॉरवर्ड करना, फिर उसको लाइक, फिर उसको डिसेमिनेशन, तो इन तमाम चीज़ों की रोकथाम के लिए, इस रेगुलेशन के लिए ये कानून नाफिज़ अमल है। ये किसी की ख्वाहिश पे नहीं है, ये किसी प्रोफेशन स्पेसिफिक को नहीं रखा गया इस कानून को। दूसरा जब बना रहे थे तो किसी प्रोफेशन को उसमें नज़र में नहीं रखा गया। अच्छा मलिक साहब, मुझे जो और चीज़ समझनी है वो ये है कि अगर ये आप मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ के मामलात को हल करने के दाई भी हैं और गवर्नमेंट की यही पॉलिसी है, तो आज़ाद कश्मीर के जो मुतालबात हैं उनको मानने में और उनको इम्प्लीमेंट करवाने में क्या कबाहत हो सकती है? वो कहते हैं कि आप 1300 सीसी गाड़ी तक महदूद करें, जो आपकी रूलिंग एलीट है, इसमें क्या हर्ज है, क्या कबाहत है? और ज़ाती काम करने वाले जो सरकारी मुलाजमीन हैं
इनको इनके महकमों में वापस भेजें। इस शिक में भला गवर्नमेंट को क्या एतराज़ हो सकता है? और हुकूमती काबीना के जो वुज़रा हैं उन्हें कम किया जाए, ये इससे बड़ी अच्छी और क्या बात हो सकती है? और सबसे बढ़कर जो PROs वगैरह और जो सियासी भर्तियां की जाती हैं, इस सारे स्ट्रक्चर को आप अवामी बनाइए और एक सरकारी जो सियासी भर्तियां हैं उनको भी नो कीजिए। तो इसमें क्या हर्ज है इन सारी शिकों में सर? देखें फ़ाद साहब, उनके बेशतर जो मुतालबात हैं या जो डिमांड्स थी उन 38 नुकात में से वो ऑलमोस्ट 90% जो हैं वो जो हाई पावर डेलीगेशन गई है यहाँ से, वज़ीर आज़म ने उसका नोटिस लिया और एक राउंड पहले हुआ उसका तमाम तर मामले का, जो 2 मेंबर डेलीगेशन थी, और अब एक हाई पावर डेलीगेशन गई है उनसे मुज़ाकरात करने। तो ये 90% तो वैसे भी इत्तेफाक हो चुका था पिछली नशिस्त में भी और इस नशिस्त में भी, और आज उसका दूसरा जो दौर है वो अंडरवे है और वो ऑन गोइंग है। मैं ये समझता हूँ कि ये 90% उनके मुतालबात जो हैं वो मानने वाले हैं और वो बिल्कुल माने जा सकते हैं, उसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि उनकी कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनजस्टिफाइड, इलीगल डिमांड्स हैं, और उसकी वजह मैं आपको ये बताऊं कि उसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक आर्किटेक्चर है या आइन का जो ढांचा है उसको वो चेंज करने की बात कर रहे हैं, जो कि 1947 से जो है आपकी इंटरिम असेंबली वहाँ पे जब थी तो वो उस हवाले से उस टाइम से चल रहा है, और जो कश्मीर कॉज को बैडली डैमेज करता है इस तमाम तर मामले के ऊपर। आप ये बताएं कि पाकिस्तान और दीगर जो वहाँ पे देखें ना, मुहाजिरीन भी हैं, कश्मीरी भी हैं, दीगर लोग हैं, वो तमाम तर स्टेक होल्डर्स हैं। कौन सी आइनी हैसियत है इस अवामी एक्शन कमेटी की? मुझे बताएं, क्या ये किसी असम्बली के रुकन हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी वहाँ के लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, बिल्कुल इनकी वेटेज होनी चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है, जिसमें रेफ्यूजीज़ भी हैं, जिसमें कश्मीरी भी हैं, जिसमें उस असम्बली के मेंबरान भी हैं, जिसमें वहाँ पे जिन लोगों ने इस कश्मीर कॉज के लिए अपनी जानें दी हैं वो भी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस तमाम तर मामले के ऊपर कम से कम इसको हसासियत, ये कोई पॉलिटिकल एडजस्टमेंट की बात नहीं है, ये कौमी, आइनी और नजरियाती जो, वो भी जरा प्लीज बता दीजिए कौन सी ऐसी डिमांड्स हैं जो आप फरमा रहे थे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स भी हैं उनकी, वो कौन सी आपने आइडेंटिफाई की हैं? वो भी मैं चाहूँगा आप रिकॉर्ड पे प्लीज ला दीजिए। देखें वो, जी बिल्कुल, मैं ऑन रिकॉर्ड लेके आता हूँ कि जो वो कहते हैं कि 12 सीटें जो रेफ्यूजीज़ की हैं वो आप ख़त्म कर दें फिलफौर। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ख़त्म होंगी ना, वो असम्बली ने करनी है, 2/3 अक्सरियत उसके लिए चाहिए। क्या वो सरे राह जो है वो आप कोई जलाओ घराव करे, तो कोई वहाँ पे धावा बोल दे, कोई वहाँ पे एहतजाज करे, उसके तहत तो नहीं हो सकती। सड़कों पे तो इसमें फैसला नहीं हो सकता। इसमें जो जानना चाह रहे हैं कि वो 12 जो मुहाजिरीन की, वो क्या उसकी वजूहात क्या हैं कि वहाँ के जो लोग भी नहीं हैं वो 12 सीटों पे वहाँ मुंतखब हो जाते हैं? और ख़ास तौर पर आपके पास PTI का जो ब्लॉक है वो 20 का है, पीपल्स पार्टी 13 पे है, मुस्लिम लीग नून की जो है वो 8 हैं, और आल जम्मू एंड कश्मीर जो फ्रंट है उसकी 1 है। तो ये 42 तो आपके पास बन रही हैं। तो वो बड़ी बेहतर बात नहीं कर रहे कि वहाँ मुहाजिरीन जो बाहर से हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं, वो कहते हैं वहाँ के लोगों को आप दें, ये सारा कुछ क्यों नहीं दे रहे आप? इस पर मैं आपकी पोजीशन जानना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट इस पर बेसिकली क्या सोच रही है। देखिए, सबसे पहली बात है कि कश्मीर कॉज और मुहाजिरीन की कुर्बानियाँ, जो वहाँ से मुहाजिरीन आए हैं, जो इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, उस हवाले से अगर आप देखें तो मुझे बताएं कि क्या उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए? आपका जो कश्मीर कॉज है, जो उनकी लाजवाल कुर्बानियाँ हैं, जो जद्दोजहद है, वो तो फिर आपका जो एक इशू है, जो नैरेटिव है, जो आपका आप जो कश्मीर कॉज को पुश करते हैं तमाम तरह इंटरनेशनल फोरम्स पे, आप जाके कहते हैं कि कश्मीर इशू स्टिल स्टैंड्स अनरिजॉल्व्ड। भारत को ये नैरेटिव मिलेगा कि इनका तो मसला ही नहीं है जी, इन्होंने तो रेफ्यूजीज़ की वहाँ पे सीटें ख़त्म कर दी हैं, वहाँ पे कौन से रेफ्यूजीज़ हैं, वहाँ पे कौन सा मामला है, कश्मीर कॉज तो कोई कश्मीर कॉज है नहीं। तो क्या आप ये चाहते हैं कि कश्मीर कॉज को बैडली डैमेज किया जाए? ठीक है, उसके ऊपर असरअंदाज हुआ जाए कि वहाँ पे जो मुहाजिरीन, जिन्होंने अभी सिर्फ मुहाजिरीन नहीं, उनके आबाओ अजदाद भी इतने अरसे से जो जद्दोजहद में मेरा एक अगला सवाल ले ले, ज़मीनन इसी के साथ है वो मलिक साहब, ये है कि अगर आप कश्मीर कॉज को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, जो बिल्कुल आप ठीक भी कह रहे हैं, तो सबसे बड़ा मुतालबा उनका ये है कि 47 से अब तक इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम जो कश्मीर है, वहाँ से आने वाले मुहाजिरीन जो हैं उन्हें मुस्तकिल आबादकारी दी जाए, मालिकाना हकूक दिए जाए। वहाँ तो आप किसी रेफ्यूजी को, वो रेफ्यूजी कैंप में आज तक उन्हें तो कोई पूछने नहीं गया आज तक। इनके जो शिक्के आई हैं उसके मुताबिक, तो आप अगर रेफ्यूजीज़ की बात कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ा जो मसला वहाँ एड्रेस किया जाना है वो तो ये है कि 47 से जो इंडियन कश्मीर से यहाँ लोग आए हैं
जो ऑक्युपाइड कश्मीर से आए हैं, इंडियन कश्मीर तो कहना ही उसे ज्यादती और सरासर गलत लफ्ज है, जो ऑक्युपाइड कश्मीर से आए हैं उनको तो आप मालिकाना हकूक नहीं दे रहे और रेफ्यूजीज की फहरिस्त में रखा हुआ है। यहां आप उन 12 सीटों का जिन पे इल्जाम है गवर्नमेंट पे कि वहीं से हेर फेर करके बहुत सारे मामलात होते हैं, वो मामलात पे नशिस्त हम अलहदा से किसी दिन कर लेंगे, इस पे मुझे प्लीज गाइड कीजिए। वहां जो रेफ्यूजीज हैं, देखिए उनकी इंटीग्रेशन के लिए आप एकदम ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन उनकी इंश्योर नहीं कर सकते। जो महाजरीन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से आए हैं, जो इंडियन साइड पे जो जम्मू कश्मीर है, जो इंडियन ऑक्युपाइड है, जिसमें भारत जो है जिसने उसकी हैयत तब्दील कर दी 35(1) के हवाले से और दीगर जो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स लिए और वो बिल्कुल उसको मर्ज कर दिया। हमारे यहाँ तो फिर भी आज भी हम कहते हैं कि स्पेशल स्टेटस है, और है ऑन पेपर भी है, ऑन ग्राउंड भी है। कश्मीर का जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है उसके एक स्पेशल स्टेटस है, उसकी अपनी असम्बली है, उसके अपना एक लीगल सिस्टम है, उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है और उसका अपना सिस्टम है। हम तो ये देखें ना किस तरह एक इंटीग्रेशन को, ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन जो महाजरीन वहाँ से आए उसको तो इंश्योर नहीं किया जा सकता राइट अवे। उसका तो देखें ना एक प्रोसेस है, अभी ऑलरेडी ये डिस्प्यूटेड आपका पॉइंट बिल्कुल टेरिटरी है और इसको रिजॉल्व होना है। ठीक है, मैं आखिरी बात जो पूछना चाह रहा हूँ कि एक्शन कमेटी ये कहती है कि 8 दिसंबर 2024 को जो गवर्नमेंट का और उनका डायलॉग हुआ था आपस में, उस पर बहुत सारी शिक्कें थी, जिसमें मुकदमा वापस लेने से लेकर उनके करेक्टर सर्टिफिकेट्स बनने तक के सारे मामला शामिल थे। उस पर गवर्नमेंट ने अमल दरामदी नहीं किया, तो अब वो जो आप टॉक्स कर रहे हैं उस पर वो कैसे एतमाद साजी का जो फुकदान पैदा किया गवर्नमेंट ने, उसे फिर किस नज़र से आप देखते हैं? आखिरी बात देखें, इसमें सबसे बड़ी जो बात है उसमें वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है। वज़ीर आज़म ने ख़ुद वो कमेटी जो हाई पावर डेलीगेशन है, जिसमें बेशतर जमातें जो हैं हमारे साथ इत्तेहादी जमातें हैं, उनकी भी नुमाइंदगी मौजूद है, वो वहाँ पे गई हैं, उनके साथ इंगेज कर रही हैं। और ऐसी बात नहीं है, अगर कोई चीज़ ऐसी है जो उनकी वैलिड डिमांड्स थी पिछली दफ़ा भी दिसंबर में भी और इस दफ़ा भी, तो वो बिल्कुल ज़रूर मानी जाएंगी और उन पर बातचीत हो सकती है, उनको माना जा सकता है। जो इंटायरली एक कॉन्स्टिट्यूशनल एपरेटिस में चीज़ें आती हैं या आइनी ढांचे के हवाले से चीज़ें हैं, उनको करने का एक तरीक़ाकार है जो आइन में वज़ा है। उसको हम उसकी तब्दीली या उसको फिल फॉर मानना और ड्यूरेस में आके और प्रेशर में आके ये नहीं हो सकता। उसको कम से कम जो है वो एक बाकायदा उसका जो एक तरीक़ाकार है उस तरीक़ाकार से जाना है और तमाम स्टेक होल्डर्स को कंसेंसस के साथ ये तमाम तर बातचीत। बहुत शुक्रिया। ये वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक जी मौजूद थे और अपनी डिटेल्स वो शेयर कर रहे थे और किस तरीके से मुज़ाकरात बढ़ रहे हैं वो भी डिस्कस कर रहे थे। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ट्रंप के गजा प्लान पर बढ़ते एतराजात, क्या मंसूबे में तरमीम किए जाने का इम्कान है या इसराइल और हमास में जंग जारी रहेगी? क्या ट्रंप मंसूबे का ट्रंप कार्ड हमास के हाथ में है? वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से अमेरिका का सदर इसराइली वज़ीर आज़म के मुतालबात के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए? क्या 20 नकाती प्लान से मशरक़ वुस्ता में 2 रियासती हल मुमकिन है या इसका हाल भी माजी के अमन माहिदों जैसा होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू इस मंसूबे से सियासी फायदा हासिल करना चाहते हैं या गजा की तामीर नौ की आड़ में अमेरिकी सदर माली फायदा हासिल करना चाहते हैं? और इसराइल उम्मत मुसलमान के दिल में घोंपा गया खंजर है, क्या 2 रियासती हल बानिए पाकिस्तान के बयानिए से मुतसादिम है? पाकिस्तान ने गजा जंगबंदी से मुतल्लिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए मंसूबे से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने आज कौमी असम्बली में पॉलिसी खिताब में कहा कि ट्रंप ने जिन 20 नकात का ऐलान किया है वो मिनोअन हमारे नहीं है। गजा दुनिया का कब्रिस्तान बन चुका है। फ़लस्तीन से मुतल्लिक पाकिस्तान कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की पॉलिसी पर गामजन है। यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन, अरब ममालिक फेल हो चुके हैं वहां खून बंद करवाने के लिए। 8 मुल्कों की तरफ जो ड्राफ्ट बना, वो ड्राफ्ट फैसला हुआ कि जी अब इसको दूसरी तरफ एज पर अंडरस्टैंडिंग हम भेज दें कि जी हमारा ये ड्राफ्ट है एज ए काउंटर ड्राफ्ट टू यू। जो उन्होंने मंडे को अनाउंसमेंट्स की, मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं। इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था। मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की, उसके जवाब में उन्होंने ट्वीट कर दी। किसी को ऐलान तो नहीं होना था कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। पाकिस्तान की पॉलिसी वही है जो हजरत कायद आज़म की पॉलिसी थी फ़लस्तीन के हवाले से, और इसमें ना कोई
इसमें ना कोई तब्दीली थी, ना है, ना होगी। हमारी क्या है, हम इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन, कॉन्टिगुअस, सॉवरन, टोटल इंडिपेंडेंट इंटेग्रिटी उसकी टेरिटोरियल, और उसके साथ अल-कुद्स अल-शरीफ उसका कैपिटल, ये हमारी डिमांड थी, है और इंशाल्लाह रहेगी और इसको अचीव करेंगे। पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार 21 नकात और 20 नकात के मंसूबों में जिस फर्क की बात कर रहे हैं, बरतानवी वेबसाइट ने भी उसकी निशानदेही की है। वाशिंगटन में ऐलान करदा मंसूबा इससे काफी मुख्तलिफ था, जिसमें मुस्लिम ममालिक ने न्यूयॉर्क में इत्तेफाक किया था, और यह इनके साथ बहुत बड़ा धोखा है। अमेरिकी न्यूज आउटलेट ने भी कहा कि इसकी वजह वो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की मुदाखलत करार देते हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी इस बात की तस्दीक की है कि नेतन्याहू की ट्रंप से मुलाकात के बाद मुआहदे के नकात में तब्दीली हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन तरमीम के तहत इसराइली फौज की गजा से वापसी अब मखसूस शराइत से मशरूत है, जबकि हिफाजती जोन कायम करने की तजवीज़ भी बाद में शामिल की गई। इससे पहले पेश करदा मंसूबे में इसराइल की रेड लाइन्स के हवाले से वजाहत कम थी। उधर इसराइल मुसलसल आलमी कवानीन और इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ा रहा है। इसराइली नेवी ने गुज़श्ता रोज ग्लोबल फ्लोटिला की 42 कश्तियों को कब्जे में ले लिया और पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 450 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। यह फ्लोटिला 31 अगस्त को स्पेन से रवाना हुआ था और रस्ते में मजीद मुल्कों की इमदादी सामान से लदे बहरी जहाज इस काफिले में शामिल होते गए और इसके बाद इसे कब्जे में लेने और अमले को यरगमाल बनाए जाने के खिलाफ पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे भी हुए। जबकि इसहाक डार ने कहा कि मुश्ताक अहमद समेत तमाम पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए बाअसर यूरोपीय ममालिक के साथ राब्ते में हैं। फ्लोटिला जो चल रहा था उसमें हमारे एक सेनेटर साहब भी थे। अभी तक चूंकि हमारी इसराइल से कोई ना कोई रवाबत है किसी किस्म का, ना हमारी कोई उनसे सफारती तल्लुकात है। 45 जो शिप्स हैं उसमें उन्होंने करीबन 22 के करीब उन्होंने पहले 22 को कैप्चर किया है, उनके तमाम लोगों को उन्होंने डिटेन किया है। जब से ये परसों रात से न्यूज़ आई है, हमने एक तीसरे यूरोपियन मुल्क को इन्वॉल्व किया है जो इन्फ्लुएंशियल है, उनके हम सफारती प्रोसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको हमने कहा है कि आप वहाँ उनसे रब्ता करें, हमारे इस सेनेटर साहब को पूरी कोशिश करके इनको आप फौरी तौर पे वहाँ से रिलीज करवाएं। उधर एक तरफ गजा जंग बंदी के मंसूबे पर बात हो रही है और दूसरी तरफ इसराइल अपनी बर्बरियत से बाज नहीं आ रहा। गुज़श्ता रोज इसराइली फौज की बमबारी से मजीद 53 मासूम शहरी लुकमा अज़ल बन गए हैं, जिनसे खित्ता फ़लस्तीन में शोहदा की तादाद 66,000 से तजावुज़ कर गई है। जबकि इसराइल के वज़ीर दिफा ने एक बार फिर फ़लस्तीनियों को गजा खाली करने का हुक्म देते हुए कहा है कि यह उनके लिए आखिरी मौका है। गजा की सूरत हाल के बायस रेड क्रॉस ने तबाहशुदा शहर में अपनी सरगर्मियां आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी हैं और अमले को मुंतकिल कर दिया गया है। इससे कबल बैनुल-अक़वामी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भी गजा में काम को रोक दिया था। ट्रंप के गजा जंग बंदी से मुतालिक 20 नकात की बात करें तो इस हवाले से बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने लिखा है कि गजा में मौजूद हमास के रहनुमा जंग बंदी के मंसूबे से मुत्तफिक नहीं और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक हथियार न डालने का ऐलान किया है। हमास के सीनियर रहनुमा मोहम्मद निजाल ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि इसराइली मुतालबा हमास फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से पहले गैर मुसल्लह हो जाए, लेकिन ये उन्हें किसी सूरत कबूल नहीं है। दुनिया की किसी भी मुज़ाहमती गिरोह ने आज़ादी से कबल अपने हथियार नहीं डाले। जनूबी अफ्रीका, अफगानिस्तान, वियतनाम, अलजायर, आयरलैंड भी कभी भी मुज़ाहमती तहरीकों से गैर मुसल्लह होने का मुतालबा आज़ादी से पहले नहीं किया गया। उन्हें वाज़ेह किया कि फ़लस्तीन मुज़ाहमती तंजीम अपने हथियार सिर्फ इसी सूरत में छोड़ेगी जब एक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम हो जाएगी। गुज़श्ता रोज़ फ्रांसीसी खबरसां इदारे ने भी लिखा कि दोहा में मिस्र और तुर्किया और कतर के हुकाम से मुलाकात में हमास के एक धड़े ने गैर मुसल्लह होने का इनकार किया था, जबकि दूसरा धड़ा ट्रंप की जंग आज़ादी जमानत पर अमन मंसूबे मानने को तैयार है। दूसरी तरफ सदर ट्रंप अपने गजा मंसूबे की कामयाबी के हवाले से काफ़ी पुरुमीद हैं और वो समझते हैं कि 7 जंग बंदी मुआहदे करवाने के बाद वो गजा की जंग रुकवाने में भी कामयाब हो जाएंगे, जिसे वो अपनी हैरत अंगेज कामयाबी करार दे रहे हैं। उधर हमास के गैर मुसल्लह होने से इनकार के बाद अमीर कतर ने भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता किया और गजा जंग बंदी मंसूबे पर तबादला ख्याल भी किया। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक उनका कहना था कि ये तफसीलात बताने से वो गुरेज करेंगे क्योंकि हसास मामलात हैं। ट्रंप ने 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर
अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने गजा जंगबंदी से मुतल्लिक 21 नकात पेश किए थे, जिससे शुरका ने सराहा और चंद एक तजावीज़ भी दी थी। लेकिन बाद में साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर और ट्रंप के दामाद ने इसमें तब्दीलियां की, जिससे यह प्लान मुकम्मल तौर पर इसराइल के हक और फलस्तीन के खिलाफ चला गया। और जब 29 सितंबर को सदर ट्रंप और इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने मुश्तरका प्रेस टॉक की, तो इसने इस बात की तस्दीक कर दी कि इससे सेहूनी रियासत को दानिस्ता फायदा पहुंचाया जा रहा है और पाकिस्तान ने इस वक्त भी नए मंसूबे के नकात पर हैरानी का इजहार किया था। ट्रंप के 20 नकाती मंसूबे में जंग बंदी और दूसरे इकदाम के हवाले से ना कोई टाइम फ्रेम है, ना कोई रोड मैप पेश किया गया है, और यह सब कुछ कैसे होगा, जिसकी वजह से बहुत सी चीजें मुबहम और शकूक व शुबहात को जन्म देती हैं। ऑस्ट्रेलिया की मशहूर वेबसाइट दी कन्वर्सेशन ने ट्रंप मंसूबे में 5 बड़े मसाइल की निशानदेही की है, जिसमें नंबर 1 एतमाद की कमी, दूसरा मंसूबा गैर मुतनासिब है, जबकि अहम तफसीलात की कमी, और चौथा मगरबी किनारे का कोई जिक्र नहीं, और पांचवा इसराइल की दाएं बाजू की काबीना इस मंसूबे की कामयाबी में सबसे बड़ी रुकावट है। द कन्वर्सेशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के हालिया इजलास के मौका पर जब अमन मुआहदे पर बात हो रही थी तो वहां हमास का कोई नुमाइंदा नहीं था, जबकि दिलचस्प बात यह है कि फलस्तीनी अथॉरिटी का भी कोई नुमाइंदा वहां मौजूद ही नहीं था, क्योंकि अमेरिका ने उनके वीजे मनसूख कर रखे हैं। बीबीसी न्यूज एडिटर ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि यह एक ऐसा मंसूबा है जिसके 2 मुख्तलिफ मानी हैं और तशरीहात भी काफी मुबहम है, जो अमन की तरफ कदम नहीं उठा सकता। खबरसां इदारे रॉयटर्स ने भी ट्रंप के पीस प्लान से मुतल्लिक जब गजा के शहरियों से पूछा तो इस मंसूबा को कैसे देखते हैं, तो फलस्तीनियों ने कहा कि उन्हें ट्रंप या नेतन्याहू पर भरोसा नहीं। शमाली गजा के रहायशी मोहम्मद मंसूर ने कहा कि वो किसी भी ऐसे मंसूबे की हिमायत नहीं करते जिससे जंग का खात्मा हो, और लोगों को जीने दो, हम थक चुके हैं, हम चाहते हैं कि जंग आज खत्म हो, कल नहीं। जबकि इस मंसूबे से मुतल्लिक इसराइल की ऑपोजिशन जमातें नेतन्याहू हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही हैं कि यह मंसूबा फलस्तीनियों की जबरी बेदखली और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। यह एक ऐसा सियासी फरेब है जिसमें फलस्तीनी रियासत के क़याम के इम्कान को भी मुस्तरद किया गया। उधर नेतन्याहू की दाएं बाजू की इत्तेहादी जमातों ने धमकी दी है कि अगर जंग बंदी में गजा को ज्यादा रायतें दी गई तो वो इसकी हुकूमत गिरा देंगे। ट्रंप के मंसूबे पर अमेरिका के अंदर भी एतराजात सामने आ रहे हैं और डेमोक्रेट्स ने भी इस मंसूबे को इखलाकी तौर पर नाकाबिले दिफा करार दिया है। ट्रंप ही की जमात रिपब्लिकन के सेंटर ने कहा कि इस मंसूबे को पागलपन और जुनून करार देता हूं, जबकि फलस्तीनी निजात कांग्रेस की खातून रुकन ने भी इसे नस्लकुशी और इंतहा पसंदाना करार दिया। ट्रंप के इकदाम और पॉलिसियों की वजह से इनकी मकबूलियत का ग्राफ भी गिर रहा है। डील ऑफ द सेंचुरी से पहले फलस्तीन और इसराइल के तनाज़ा के हवाले से कई प्लान और अमन मंसूबे पेश किए जा चुके हैं, जिनमें 1993 का ओस्लो प्लान, 2000 का कैंप डेविड मुआहिदा, 2007 का आने पाल्मर प्लान और 2020 का अब्राहम अकॉर्ड, और इसके अलावा 2008, 2012, 2014, 2021 और 2023 के जंग बंदी के मुआहदे भी शामिल है। लेकिन इसके बावजूद खित्ता फलस्तीन में झड़पों और जंगों का सिलसिला जारी है। और इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन और इसराइल में अगले साल होने वाले आम इंतखाबात के हवालों से भी ट्रंप और नेतन्याहू के लिए यह मंसूबा अहम है, ताकि इनकी कामयाबी और वो सियासी फायदा उठा सके। और इसके साथ साथ जंगबंदी की सूरत में गजा की तामीर नौ पर भी ट्रंप की नजर है, क्योंकि ट्रंप जो अमेरिकी तारीख के अमीर तरीन सदर हैं, और ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2024 तक ट्रंप की दौलत 21 खरब 40 अरब रुपए हो चुकी है और अमेरिका के रॉयल स्टेट टाइकून हैं। क्या वो गजा की तामीर नौ के नाम पर तामीराती ठेकों की मद में बड़ा माली फायदा भी हासिल कर सकते हैं? इसी हवाले से बात करने के लिए साबिक सफीर हैं डॉक्टर जमील खान साहब। खान साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। पाकिस्तान ने तो सर वैसी ही पोजीशन ले ली। आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस कह दिया कि जो मुआहदा हमने देखा था वो कुछ और था, जो हम एग्री करके आए थे वो तो था ही कुछ और। तो हम तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो है उनकी स्पिरिट और उनके विजन के मुताबिक इस मसले को आप देखेंगे। क्या टेक है आपका? ये नई डेवलपमेंट है और बहुत अहम डेवलपमेंट है जी। नहीं, ये तो दुरुस्त है बात के जो 6 घंटे इन 8 सरबराहान की मीटिंग के बाद जो बातें तय हुई थी और उसके बाद जब नेतन्याहू दाखिल हुए इस व्हाइट हाउस में, तो वहाँ टोनी ब्लेयर और जेरी कुशनर भी थे और इजरायली लॉबी के
पूरा काम उस वक्त तक हो चुका था, तो 6 घंटे उन्होंने गुजारे कुछ चीजें तब्दील कराने के लिए। तो ये बात सही कह रहे हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर। साथ को मैं इनको ये भी बता देना चाहिए कि उसमें क्या तब्दीली है। जो मैंने तज्जिया इसका किया है कि उसमें जो खास तौर पर जो 21वां पॉइंट था, जिसमें कि इजराइल को एक आजाद रियासत के तौर पर खुले अल्फाज में तस्लीम करने वाली बात थी, वो उन्होंने निकाल दिया। उसको तोड़ मड़ोड़ के उन्होंने 19वें पॉइंट में शामिल कर लिया। ये है उसका जो गुफ्तगू कर रहे हैं इसहाक डार साहब, क्योंकि अभी उसको व्हाइट हाउस ने ऑफिशियली इस अंदाज में नहीं शाया किया है किसको, और इसकी वजह से वो शायद ना बोल सक रहे हों क्योंकि ऑफिशियल पोजीशन है उनकी। लेकिन अदरवाइज जो 19 में अब उन्होंने किया है, उन्होंने तो अब ये कहा है थोड़ा गोल मोल लच्छेदार बात करके कि फलस्तीनियन अथॉरिटी को हमने रिफॉर्म करवाना है, और वो रिफॉर्म करेंगे, फिर इंटरफेथ जो है वो सारा अपना डायलॉग करेंगे। उसके बाद ऐसी कंडीशंस बनाई जाएगी जो कि फाइनली एक रास्ता तलाश करेगी, एक रास्ता बनाएगी फलस्तीन को एक सेल्फ डिटर्मिनेशन और स्टेटहुड के लिए उन्होंने किया है। तो इसके लिए तो जाहिर है बहुत बड़ी लंबी सड़क है इस रास्ते को तय करने के लिए। तो एक तो ये बात हो सकती है, दूसरा विड्रॉल के लिए जो विड्रॉल है वो यकदम विड्रॉल होनी थी, और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेज यानी कि जिसको हम अमन फोर्स कह रहे थे, तो वो उसने जाके डिप्लॉय हो जाना था। लेकिन इजराइल इस पर नहीं माना। उसने कहा कि नहीं, हम उसी में रहेंगे गजा में, आहिस्ता आहिस्ता हम कुछ टेरिटरी छोड़ते जाएंगे, वहां ये आते जाएंगे, और छोड़ेंगे हम उस वक्त जब हम मुतमईन यानी नेतन्याहू मुतमईन हो जाए कि अब गजा में जो वो चाहते थे वो हो गया है। और वो क्या चाहते थे वो बाकी 17 पॉइंट्स में बड़े उसमें दिया हुआ है। सीधा सीधा 2-3 पॉइंट में उसमें से इसलिए बताना जरूरी है। वो कहते थे कि टोटल डीमिलिटराइज करना है, इसको टोटल हमास को डीमिलिटराइज करना है, डीकमीशन करना है, गजा को हर लिहाज से टेरर फ्री करना है। अब कौन डिसाइड करेगा कि वहां किसी के पास लाठी है, पिस्टल है, तो वो टेररिस्ट डिक्लेयर हुए और वो उसको इजराइल टेररिस्ट डिक्लेयर करके तो वापस दाखिल हो जाए, और फिर वो यहाँ इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स भी मौजूद हो, तो वहां एक और हंगामा हो जाएगा, एक और खतरा हो जाएगा। फिर उसके बाद दोनों साइड वो कहते हैं कि एग्री हो इस प्रपोजल पे कि ये बम्बार्डमेंट वगैरह फौरी तौर पर इसको खत्म किया जाए, जो कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब तक के कंडीशंस आर मेट विद कंप्लीट स्टेज विड्रॉल, जब स्टेज विड्रॉल कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर हम इसको पूरा बंद करेंगे, वरना हम अपना जिस तरह लबनान में कर रहे हैं जब चाहें जब चले जाएं। और आखिरी बात जो आज सबसे बड़ी खतरे की घंटी बज रही है वो ये है कि हमास का आधा ग्रुप जो इस वक्त दोहा और इस्तांबुल में है वो मान गया है, लेकिन जो वहां ऑन ग्राउंड गजा में है वो इस बात को नहीं मान रहे। वो कहते हैं कि हम इस पे मजीद कंसल्टेशन कर रहे हैं और हमसे पूरे मुकम्मल तौर पर हथियार अगर डलवा रहे हो तो फिर हमें मुकम्मल तौर पर गारंटी दी जाए, जो मैं समझता हूँ कि ये ममालिक देंगे, ये बीच में पड़ के, और कुछ टाइम भी शायद आज मिल जाए, एक्सटेंड हो जाए। लेकिन है बहरहाल ये दो धारी तलवार आज उनके सर पर लटक रही है, जो कि बस अब इसमें हमें अपनी दानिशमंदी के साथ हमारे अकाबरीन को जो इस 8 ममालिक में है, और खास तौर पर वो 3 ममालिक जो इस वक्त उनके साथ गुफ्त शनीद में है हमास के, उनको बड़ी दानाई के साथ करना पड़ेगा, वरना ये मिसबाह खाना बन जाएगा जो तकरीबन 3 लाख अफराद इस वक्त शहर में बिल्कुल बीच गुंजान गजा शहर में है। बाकी तो उनको निकाल क्या दिया उनको इजराइल के फौज ने, IDF ने कहा कि आप निकल जाओ वरना हम एक्शन करने आ रहे हैं, और ये डेडलाइन है, आज उनकी भी डेडलाइन है। तो उस लिहाज से ये आज बड़ा मुझे प्रिकेरियस मामला हो रहा है। इजराइल के बारे में देखिए, ये प्लान इसको कोई फेवर तो नहीं कर सकता है, मैं उसका बहुत बड़ा नाक़िद हूँ, मैं इस पर नुक्ताचीनी करता रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप से ये सवाल करता हूँ और नाक़दीन से भी, मेरे जैसे जो नाक़दीन हैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि भाई अगर इसको हम नहीं करते हैं तो क्या आर वी प्रिपेयर्ड टू गेट एवरीवन किल्ड देयर इन गाजा, क्योंकि वो इजराइल तो उसमें देर नहीं करेगा, जेनोसाइड तो उसने कब से शुरू किया हुआ है, अब एथनिक क्लिंजिंग सारे के सारे। बड़ी अहम बात है डॉक्टर साहब, मुझे इसको ना आपकी इस बात को मजीद मुझे और भी समझना है, लेकिन इसके साथ BBC से हमास के जो सीनियर रहनुमा मोहम्मद नजाल, उन्होंने सर गुफ्तगू की है। सर उनका ये कहना है कि मुजाहमती तहरीकें जितनी होती हैं वो आज़ादी से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो अपने हथियार जो हैं वो छोड़ दें या वो हथियार फेंक दें। उन्होंने फिर एग्जाम्पल दी कि जनूबी अफ्रीका में ऐसा नहीं हुआ, अफगानिस्तान में, वियतनाम में, अलजायर में, आयरलैंड समेत जितनी मुजाहमती तहरीकें चली
और उन्होंने आज़ादी से पहले पहले कभी हथियार नहीं फेंके। एक तो ये उनका स्टैंड सामने आया। अब आप जो फ्रेमिंग बेसिकली कर रहे हैं कि और फिर हल इसका क्या है, जो पॉइंट्स निकाले गए इस मुसवदे में से वो वापस कैसे आएंगे, बाकी ममालिक का कितना प्रेशर है जो अमेरिका लेगा। आपके तो सामने दोहा में क्या हुआ हमास के रहनुमाओं के साथ, और फैसिलिटेटर जो था वो तो उनके साथ गारंटियां थी कि अमेरिका उनका मुहाफिज था। तो इस सारे सिनेरियो में मुझे प्लीज ये समझना है, जो आपने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब की आपने। ठीक है, इसको फिर हकीकत के तराजू पे तौल लेते हैं ना। प्लीज प्लीज। हकीकत तो यह है कि OIC जो कि 57 ममालिक और उसकी तादाद 2.4 बिलियन, और इजराइल की उसके मामले में 6 मिलियन 7 मिलियन के करीब उनकी आबादी, और वो हावी है जब से इजराइल बनाया 1948 से, बल्कि हावी है वो 1917 से, जब से बेलफोर्ड डिक्लेरेशन को किया गया है, उस वक्त से मार रहे हैं और मारते जा रहे हैं। 48 में उन्होंने 554 देहातों को और छोटे शहरों को मसमार करके, ये जो आज आपको गजा में नजर आ रहे हैं, उनको धकेला गया उस बाउंड्री तक जब जो कि 1967 में जहां फलस्तीन आज खड़ा था। उसके बाद 1967 में और मारा उनको, और कत्ल गारत की, और उनको आज के फलस्तीन में धकेल के डाल दिया। जब ये उनके अपने टेरिटरी वेस्ट बैंक में पिछले 2 साल में सैकड़ों के करीब उन्होंने फलस्तीनियों को मार दिया। वो क्या कर रहे थे? वो तो उनके तसल्लुत में थे, वो तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में थे, और फिर सेटलमेंट वहां हजारों के तादाद में बस्तियां बसा दी। 11 सितंबर को नेतन्याहू वहां खुद एक इनॉग्रेशन में गया, और ये बात 29 सितंबर को ये मुआहदा हुआ है, ये अमन पीस प्लान आया है सामने। 11 को उन्होंने कहा कि किसी सूरत में फलस्तीन स्टेट का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ये सारी सरजमीन हमारी है। आपने को पता है कि उनके मजहब में भी ये प्रॉमिस लैंड है। तो उसके बाद जब गए वहां व्हाइट हाउस में, और 29 को जब ये मीटिंग हुई, तो उससे पहले हमारे सरबराहान मिल चुके थे ना। हमारे सरबराहान को पता था कि OIC के अपने चार्टर में दिया। डॉक्टर साहब, आखिरी बात जो मैं समझना सर चाह रहा हूं कि इस सारी सिचुएशन में जो ट्रंप की पोजीशन थी उन 8 ममालिक के सामने जब वो मुसवदा डिस्कस हुआ और लॉक हुआ, वो अब क्या होगी? दूसरा, ये जितने ममालिक ख़ासतौर पे अरब दुनिया और बिलखुसूस बीच में पाकिस्तान भी, ये वहाँ कत्लेआम और जेनोसाइड को रोकना भी है एक सबसे बड़ा इनका इस वक्त ये है इनके पास जो सबसे बड़ी अहम चीज़ है। दूसरी, इन्होंने वो मुआहदा जो ट्रंप के सामने एग्री किया था उसे दोबारा से वापस लेके आना है, जो बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। और ट्रंप जो है वो नेतन्याहू को उस पर कैसे कन्विंस करेंगे, और ये जेनोसाइड रुकेगा कैसे? इस पिक्चर में मैं चाहूँगा कि आप बड़ा टू द पॉइंट ऑफ प्रिसाइज हमें गाइड कीजिए कि आपको फिर मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है। पॉइंट नंबर 1, गो के इजरायली लॉबी वहां मौजूद है, उसके बावजूद ट्रंप एक गैर रवायती किस्म के सदर हैं। वो अगर स्टैंड दे जाएंगे, जो मालूम होता है वो चाहते हैं कि वो अमन के दाई के तौर पर दुनिया में जाने और पहचाने जाएं, और साथ में उनको नोबेल प्राइज मिल जाए। ये नफ्सियात को सामने रखें। दूसरी बात ये रखें कि ये गैर रवायती, और उनका इस वक्त काफी बात चल जाती है कि इजरायली लॉबी अक्सर उनको जेरबार भी कर लेता है। तो वो दो बातें हो गई। तीसरी बातें, मुसलमान ममालिक, उन्होंने 4 सरबराहान की मीटिंग की है और 66,000 अब हो गए हैं, उनको शहीद करवाया है और सिर्फ मजम्मत की है। इतनी हिम्मत नहीं थी इन 57 ममालिक में और इस OIC के प्लेटफॉर्म में कि कोई छोटा सा सैंक्शन लगा देते। कोलंबिया तो मुसलमान मुल्क नहीं है, उसने तो न सिर्फ उन पे सैंक्शन लगाया, सफीर वापस भेजा और साथ में उनके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया है। हमारे किस मुल्क ने ऐसा किया है? तो लिहाजा दानिशमंदी के साथ उनको कत्ल होने से, उनको शहीद होने से बचाएं। इस वक्त हमारे सरबराहान और पूरी दुनिया मिलके इतने ज्यादा हंगामे फूट पड़े हैं, तो इस वक्त दानाई ये है इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर स्टेबलाइजेशन फोर्सेस जो हमारी होंगी, इन 8 ममालिक की होंगी, मुस्लिम ममालिक की होंगी, जब वो बीच में होंगी तो जरा काम इजराइल के लिए मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील खान जी, साबिक सफीर, बड़ी डिटेल से डिस्कस कर रहे थे, बड़ी अहम तरीन डिस्कशन हो रही थी। शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जोहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, साबिक सेक्रेटरी खारजा। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। समझना ये चाह रहे हैं
कि पाकिस्तान ने तो कैटेगोरिकली कह दिया कि ये तो वो मुसवदा ही नहीं जिस पर हमने एग्री किया था। आज तो फ्लोर ऑफ द हाउस कह दिया। उससे पहले इसहाक डार साहब जो हैं वो टॉक शोज में इसका जिक्र कर चुके थे, लेकिन आज तो असेंबली में उन्होंने इजहार ख्याल किया और उन्होंने कहा कि जो मुसवदा जिस पर हमने एग्री किया था वो तो हमारे पास पड़ा है। तो अब आप 20 नकाती प्रोग्राम जो है उसे किस नजर से देखते हैं और पाकिस्तान के इस स्टेटमेंट को अब फिर आप कहां प्लेस करेंगे? जी बिल्कुल, अभी जो मुसवदा है जो इसको 20 पॉइंट अपना प्लान कहते हैं ट्रंप साहब, तो उसमें जो 4-5 नकात हैं शुरू के, अगर वो हमास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि देखें ये मुआहदा होना तो इसराइल और हमास के बीच में है, ये बाकी मुसलमान मुल्क जो है उनकी सपोर्ट तो एक मॉरल सपोर्ट है, ये बाद में अगर वो पीस कीपिंग में आएंगे, लेकिन जाहिर है उनके और इसराइल के बीच में तो नहीं है जी। तो हमास ने मानना है, और हमास के लिए अगर आप देखें तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये टर्म्स ऑफ सरेंडर हैं बेसिकली, कि एक तो ये है कि जो उनके पास हॉस्टेजेस हैं वो 72 घंटे में सारे वापस कर दें, बेशक वो जिंदा हैं या मुर्दा हैं। फिर दूसरी चीज ये है कि वो अपना हथियार डाल दें, और तीसरी चीज ये है कि उसके बाद फिर वो हथियार डालने के बाद उनको एमनेस्टी मिलेगी अगर वो वहां पे रहना चाहें, और अगर जाना चाहें वहां से तो चले जाएं, ये उसमें है। तो जाहिर है इस तरह की चीजें जो उनसी हैं, और ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने पहले भी कह चुका हूँ, हमास तो एक रेजिस्टेंस ग्रुप है, तो वो जो है अगर वो अपनी बिल्कुल सारी रेजिस्टेंस खत्म कर देते हैं तो ग्रुप तो खत्म हो गया। उसके बाद सारा उनके एक टाइम पे तो 30-40 हज़ार के करीब उनकी मलेशिया थी स्ट्रॉन्ग, अब काफी सारी डिसीमेट हो गई, बट फिर भी जो भी बाकी मानता है वो भी इसके बाद खत्म हो जाएगा फिर साथ। तो इसलिए उनके लिए तो ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट एक है कि बस एंड ऑफ द रोड होगा। फिर बाकी जो इसमें कुछ जो है पॉइंट्स हैं उसमें कुछ अच्छे भी हैं। जाहिर है कि वहाँ पे जो इस वक्त 20-22 लाख की आबादी है जो इस वक्त एक जेनोसाइड फेस कर रही है, जो बिल्कुल ही जिंदगी और मौत के बीच में है इस वक्त, उनकी इसमें बचत हो सकती है। एकदम वो इमदाद जो उनको मिलनी बहुत ही अशद ज़रूरी है इस वक्त वो मिल सकती है, और वहाँ पे एक जाहिर है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन कायम होगी, एक रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन होगी सर। पर अगेन फिर वही बात है कि वो सारा कुछ जो है वो जो एक बोर्ड ऑफ पीस बनेगा तो उसके नीचे होगा सारा कुछ, और बोर्ड ऑफ पीस के तो सरबराह प्रेसिडेंट ट्रंप होंगे, और उसमें वो टोनी ब्लेयर को लेना चाहते हैं और अपनी मर्जी के बाकी लोग, तो फिर और उसके नीचे फिर वो पैलेस्टीनियन जो हैं वो टेक्नोक्रेट्स और उस सतह पे सारे जो हैं बिल्कुल जो निचली सतह पे वो होंगे, और फिर उसके बाद जो है तो इस तरह फिर सारा कंट्रोल जो है वो तो फिर उनके पास चला जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें कोई पैलेस्टीनियन जो स्टेट है, जो स्टेटहुड है, उसका कोई बड़ा क्लियर कोई रास्ता नहीं दिया गया। सिर्फ एक नुक्ता है जिसमें ये कहा गया कि अगर ये सारी फलां चीज़ें पूरी हो जाएं तो उसके बाद फिर हम रिकग्नाइज करते हैं कि एक पैलेस्टीनियन स्टेट भी उसके बाद बननी चाहिए। जो 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 ऑस्लो अकॉर्ड्स में एक चीज़ उनसी है जो कि देखें 20 साल से ऑलरेडी वो तो तस्लीम कर चुके हैं, प्रिंसिपल तो इसराइल ने बहुत पुराना तस्लीम किया हुआ है, अभी पूरी दुनिया भी उसको तस्लीम कर चुकी है, 160 से ज़्यादा मुल्क रिकग्नाइज कर चुके हैं उस चीज़ को। तो इसलिए इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो काबिल कबूल नहीं होगी फिर वहाँ के फ़लस्तीनियों के लिए भी, और खैर ख़ुसूसन हमास के लिए तो फिर जाहिर है कि ये बिल्कुल जिससे मैंने कहा एंड ऑफ द रोड है। तो इसलिए मैं नहीं समझता, और मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ में कह भी चुका हूँ कि मैं नहीं समझता कि हमास इस पर अग्री करेगी, अनलेस कि वो ये समझें कि ठीक है जी हम कुर्बानी दे देते हैं, वो 22 लाख जो हैं बचाने के लिए हम अपने कॉज की कुर्बानी दे देते हैं। ठीक। अच्छा, दूसरा मुझे सर ये एक और चीज़ समझना है कि बीबीसी से बात की है जो हमास के सीनियर रहनुमा है मोहम्मद नजाल, तो उन्होंने ये कहा है कि दुनिया भर में जितनी भी आज़ादी की तहरीकें चली हैं उनमें उन्होंने हवाला दिया है जनूबी अफ्रीका का, अफगानिस्तान का, वियतनाम का, अलजायर का, आयरलैंड का, और उन्होंने कहा है कि जितनी मुज़ाहमती तहरीकें चली हैं उन्होंने तो कभी आज़ादी से पहले सरेंडर नहीं किया, इसकी तो रवायत नहीं है। तो इस मंसूबे की तो बुनियाद ही इस बात पे खड़ी है 20 नकात की कि हमास जो है वो सरेंडर करे प्रॉपर तरीके से, और मुस्लिम दुनिया की कुछ फोर्सेस वहाँ डिप्लॉय हो जाएं और वो वहाँ अमन कायम करने के लिए कोशिश करें। और फिर सबसे बढ़कर जो इसहाक डार साहब ने आज फरमाया, उन्होंने कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का जो विजन था फ़लस्तीन को लेकर, पैलेस्टाइन को लेकर, वो तो हम उस पर गामज़न है बेसिकली। तो इन सारे मौज़ूआत पर क्या आप गाइड कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जब इस तरह की जो मुज़ाहमती ग्रुप्स हैं या रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, जब भी उन्होंने अपने हथियार रखे हैं तो वो उस वक्त रखे हैं जब एक फाइनल मुआहदा हो गया है। तो लेकिन ये कोई फाइनल मुआहदा उस तक ये पाथ टू स्टेटहुड तो नहीं है, ये तो सिर्फ एक अभी सीज़फायर की बात है, उसी के लिए सारा कुछ किया जा रहा है।
तो उनका मौक़िफ़ ज़ाहिर यही है कि जी हम सिर्फ सीज़ फायर पे सारा कुछ दे दें तो फिर आगे तो ख़त्म हो गया सारा, फिर हमारा वो जो फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का वो उसका क्या बनेगा, क्योंकि इसमें तो सिर्फ जिस तरह मैंने कहा कि एक पॉइंट में एक जो है ना रेफरेंस है उसकी तरफ, लेकिन वो बिल्कुल एम्बिगुअस है, बिल्कुल गैर वाज़ेह है और बिल्कुल, तो इसलिए हमास, जिस तरह मैंने कहा कि बिल्कुल तारीख में जो है इस तरह के मुज़ाहमती ग्रुप वो हथियार इस मौके पे नहीं डालते, बीच में इंटरम जो किसी सीज़फायर पे तो नहीं डालते। सिर्फ मसला यहाँ पे ये है कि वो 22 लाख लोग जो इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच में हैं वहाँ पे, वो जो फलस्तीनी गजा के अंदर रह रहे हैं, तो उनका क्या होगा, जो है ना, अगर वो नहीं मानते इस वक्त ये हमास, तो फिर जाहिर है कि इजराइल को कह चुका है कि वो बिल्कुल पूरे तरीके से फिर वो दोबारा से अटैक करेंगे गजा सिटी पे, और गजा सिटी है जहाँ पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है आबादी की, तो फिर जाहिर है वो खून रेजी जो सी है बहुत ही ज्यादा जोर शोर से दोबारा से शुरू हो जाएगी। अभी भी रुकी तो नहीं है, हर रोज आप देखें दर्जनों के हिसाब से वहाँ पे हलाकतें हो रही। तो ये बस एक मसला है कि ये बस उनको सोचने पे मजबूर करेगा कि फिर क्या, क्योंकि इजराइल जो है वो तो किसी की बात नहीं सुन रहा दुनिया में। अच्छा, इसमें सर मुझे ये भी समझना है कि पाकिस्तान में जितने ओपिनियन मेकर्स हैं वो बेसिकली बुनियादी बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब तक आप मस्जिद अक्सा जो है उसकी आज़ादी अमल में नहीं आती, खुद मुख्तार रियासत जो है उसका ऐलान अमल में नहीं आता, तो बात तो फिर आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो ये बातें तो पाकिस्तान में इस वक्त हो रही हैं। इससे पहले जब शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ट्वीट किया गया तो गवर्नमेंट का मुद्दा कुछ और समझ आ रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने तो अलाल ऐलान कह दिया कि ये तो मुसवदा ही नहीं जो हम जाके वहाँ एग्री करके आए हैं। फिर इंटरनेशनल जरीदे जितने भी हैं उसमें आप ऑस्ट्रेलिया कन्वर्सेशन से लेकर बाकी जितने जरीदे आप देखें तो वो सारे कह रहे हैं कि ये मुस्लिम ममालिक के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। तो इस गुत्थी को कैसे फिर सुलझाएंगे जी? अब देखें, बिल्कुल अब उस पर क्योंकि डिटेल्स तो नहीं आई कि उस वक्त क्या मुसवदा था जो उन्होंने सपोर्ट किया था और क्या उसमें बाद में चीज़ें बदली गई। बट ये जो अहम चीज़ है वो ये है कि ये जो जंगबंदी की बात है सारी, ये गजा की अभी सूरत हाल के बारे में है। तो इसमें मुसलमान मुल्कों से अलबत्ता मुझे लगता ये है कि एश्योरेंसेस उनको ये दिए गए थे, और मेरा ख्याल है कि क्योंकि अभी तक वो डिटेल्स तो सामने आई नहीं, तो लेकिन जो हम वैसे समझ सकते हैं वो ये है कि उनको ये उस वक्त कहा गया होगा कि ये जो मुआहदा है इसमें एक रास्ता होगा फलस्तीनी रियासत के क़याम का, जो कि इसमें नहीं है। वो बहुत ही गैर मुबहम अंदाज में उसको मेंशन किया गया, सिर्फ एक शिक में वो भी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा इतराज़ उनको यही होगा कि वो किधर गया जो हमें ये एश्योरेंस दी गई थी कि जी यहाँ से फिर वो एक रास्ता निकलेगा फलस्तीनी रियासत के क़याम का। तो क्योंकि इस मुआहदे से तो वो कोई ऐसा क्लियर रास्ता नहीं निकल रहा, इसमें तो बिल्कुल ही इस तरह से वो शिक बनाई गई है कि उसका मतलब जो है ना कॉन्क्रीट टर्म्स में तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, दूसरा इस पे ये भी तनकीद आ रही है कि ये वाहिद ऐसा मुआहदा है जिसे अनाउंस किया गया जिसमें इसराइल के पास वीटो का पावर है और वीटो का राइट वो रखता है, और दूसरा जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है उसका कोई नुमाइंदा किसी भी लेवल पे कोई मौजूद ही नहीं। तो इसको फिर इसका इम्प्लीमेंट चढ़ना या इसको इसमें फ्रूटफुल होना आप कैसे समझते हैं? और जब पाकिस्तान ने एक स्टेटेड पोजीशन दे दी तो शायद इससे तो बहुत बड़ा आपके सामने बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई होंगी कि बेसिकली जो पाकिस्तान ने कहा है और जो मुसवदा पाकिस्तान ने एग्री किया था वो तो लीक भी हो जाएगा बहुत सारे, क्योंकि अरब ममालिक को भी तो पता था जिस मुसवदे पे 8 ममालिक जो है एग्री करके आए थे, तो वो तो पब्लिश होना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली आपको कंपैरिजन भी मिल जाएगा कि कौन सी वो शिकें थी जो एग्रीमेंट हुई और बाद में वो उससे निकल गई, और उसमें तो सबसे बुनियादी ही ये थी कि आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का जो है वो ऐलान अमल में लाया जाएगा। जी, इससे पहले एक प्लान आया था, इजिप्ट का प्लान जो है जो बहुत ही डिटेल प्लान था, या इस प्लान में से कुछ शिकें उसमें से ली गई हैं, लेकिन उनको फिर इस तरह से मोड़ा गया है कि वो बिल्कुल इजराइल की टर्म्स पे जो है ज़्यादा नज़र आती हैं। वो बड़ा अच्छा प्लान था, उसको अरब दुनिया ने भी इंडोर्स किया था, फिर OIC ने भी इंडोर्स किया था, पाकिस्तान ने भी किया था, लेकिन बाद में वो तो खैर इजराइल ने रिजेक्ट कर दिया। बहुत शुक्रिया जौहर सलीम, साबिक सेक्रेटरी खारजा जी डिस्कशन कर रहे थे। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।